श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। चलेंगे अब इस चैप्टर के की पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे। की पॉइंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इनको अच्छे से, है ना। सबसे पहले वन बाय वन शुरू से शुरुआत करूंगा मैं, बिल्कुल शुरू से, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा फोर्स के बारे में। व्हाट इज द फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन। यहीं पे मैं कंक्लूड करवाऊंगा न्यूटन का सेकंड लॉ भी, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? इट इज आल्सो इक्वल टू डीपी ओवर dt। यहीं पे मैं आपको बोलूंगा, हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन, जहां पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी थी, ठीक है। इसी में हमने दो चार पॉइंट पढ़े थे, मैं लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। यहीं पे हमने पढ़ा था, याद करना, कच्चा फ्लोर, पक्का फ्लोर, आपको याद आ जाएगा अब अपने आप, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर कैचिंग अ बॉल, ठीक है। इन तीन चीजों को याद रखना। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि हम गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं एक्सीडेंट के समय। सीट बेल्ट हमें रोके रखती है, और जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो जो एक्सीडेंट होने से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ना, वो टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देती है। नंबर दूसरा ये भी रीजन है कि हम भाई शीशे से बाहर नहीं जाते हैं ना, क्योंकि वो बांधे भी रखती है। लेकिन जो जर्क हमें मिलता है, वो जर्क के टाइम पीरियड को भी वो इंक्रीज करती है। अदरवाइज जैसे ही गाड़ी टकराई, हमें एकदम से मोमेंटम चेंज होगा, हम बाहर जाएंगे, एकदम से चेंज होगा। सीट बेल्ट ने हमें फंसा के रखा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही टाइम इंक्रीज करेगा, हमारा फोर्स जो है डिक्रीज कर जाएगी। तो ये भी याद रखना कि व्हाइल ड्राइविंग ए कार वी यूज सीट बेल्ट, क्यों? तो इसलिए मैं सीधा सीट बेल्ट यहां पर लिख रहा हूं। ये किसके एग्जाम्पल थे सारे? न्यूटन सेकंड लॉ के थे, ठीक है। अब वहीं से शुरुआत हो रही है, तो न्यूटन सेकंड लॉ यहां पे लिख भी रहा हूं। न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ कैसी डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स। अब इसी में एक जिक्र हुआ कि इसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, लेकिन उससे पहले मैं इस फोर्स की ना यूनिट भी लिख देता हूं, क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। न्यूटन होती है, आल्सो डाइन होती है, ठीक है। एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन, वो आप जानते हैं, ठीक। चलो आगे, दूसरा की पॉइंट अब क्या हुआ, यहीं पे ना जिक्र हुआ इस पी का, यहीं पे जिक्र हुआ इस पी का। थोड़ा सा ना इसके बारे में लिख लेते हैं। व्हाट इज पी? मास इनटू वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी याद रखना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, केजी मीटर पर सेकंड। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि केजी मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, तो पता होना चाहिए दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा, ठीक है। ये हुआ मोमेंटम हमारा। इसी में इसी के पॉइंट में रिलेशन बताऊंगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो पी स्क्र बटे 2m के बराबर होती है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जहां पे मोमेंटम अंडर द रूट ऑफ 2m ई के बराबर होता है। व्हाट इज दिस ई? दिस ई इज काइनेटिक एनर्जी। और कल ही हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, बट दिस वी इज नॉट द वेलोसिटी, हियर दिस वी इज द स्पीड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी याद रखना, इट इज हमेशा स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड दीजिएगा। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी दो के पॉइंट हमने लिखे मेजरली, ठीक है। चलो भाई एक स्टेप अब और आगे लेकर आपको जाऊंगा, तीसरे की पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब एक के पॉइंट के अंदर ना आप खुद देख लो
कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ना मुझे एक पॉइंट यहाँ पे एक और याद आया कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फेंकूं, एट द हाईएस्ट पॉइंट लीनियर मोमेंटम क्या होगा। बड़े ध्यान से देखना, इसी मोमेंटम वाले यहीं पे मैं ना एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ। इफ वी थ्रो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवार्ड, कहाँ फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवार्ड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनना, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू एम वी, यानी m इंटू जीरो यानी कि जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका जाए, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम कितना होता है, स्ट्रेट अवे याद होना चाहिए, इट इज जीरो होता है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर मैं बात करूंगा फर्स्ट लॉ की, ठीक है। फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा ये है क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो इतना ही लिखता हूं, इट इज अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। इसके दो चार एग्जांपल वही वाले, बस सडनली स्टॉप, बस सडनली स्टार्ट, वी फॉल फॉरवर्ड, यहाँ पे वी फॉल बैकवर्ड, ठीक है। अब यहीं पे एक मैंगो भी लिखूंगा, तो जब आप पढ़ेंगे ना, मैंगो भी इसलिए लिखा कि जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको एकदम से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पीछे वाली क्लासेस में अच्छे से ये एग्जाम्पल पढ़ा है, तो मैंगो से ना एकदम से याद आपको आ जाएगा, ठीक है। अब भाई पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया ये तीन टाइप का होता है, इसी के अंदर लिख रहा हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखना ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये कितने टाइप का होता है भाई, तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रेस्ट, अब मैंने लॉ लिख दिया ना, वैसे इनर्शिया ऑफ मोशन भी कह सकते हैं आप, इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो वही लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, सारी बात समझने की है कि कैसे आपको समझ आया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये हमने मेजरली पढ़ा। अब यहाँ पर एक चीज और बनती है, सुनना बड़े ध्यान से, इसी की न्यूटन फर्स्ट लॉ की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या बनता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मोशन से चला है, तो क्या उसको मोशन में रखने के लिए किसी फोर्स की नीड होगी अंडर आइडियल कंडीशन। आपका आंसर आएगा नो। तो लिखना ध्यान से, नो, नो फोर्स इज, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टाइट एग्जाम में, इसलिए मैंने ना एकदम से स्ट्राइक किया ये क्वेश्चन। नो, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, कोई भी फोर्स नहीं चाहिए टू मूव अ ऑब्जेक्ट, टू मूव अ ऑब्जेक्ट और बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली, एक एक ना इसकी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना, जहां पर यूनिफॉर्म आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, यूनिफॉर्मली अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब आप ऐसा मत कहना कि सर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, हम तो रुक जाते हैं भाई। भाई तो देर इज एयर रेजिस्टेंस, देर इज बॉडी रेजिस्टेंस, देर इज अर्थ रेजिस्टेंस, देर इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देर इज अ ग्राउंड रेजिस्टेंस, अगर ग्राउंड के ऊपर कोई ऑप्शन, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। और क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही बनता है कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सीधी रेखा में अगर यूनिफॉर्मली मूव करवाना है, क्या किसी फोर्स की नीड है। आपका आंसर होना चाहिए नो, कोई फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी हिसाब से बनता है कि देयर इज आइडियल, मतलब आइडियल कंडीशन वहां पे है।
तो ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी, ये पूछा गया है क्वेश्चन और हमें आइडिया नहीं लगता। तो यहीं पे मैं एक और लिखता हूँ, अगर यूनिफॉर्मली मोशन आ गई तो एक एक्सलरेटेड मोशन का भी लिख देता हूँ, सुनना। एक्सलरेटेड मोशन, क्या कह रहा हूं मैं, एक्सलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी। पिछली क्लास में एक्सलरेटेड मोशन पढ़ के आए हैं, अब उसी के बारे में थोड़ा और लिख रहे हैं। एक्सलेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू, एक्सलेटेड मोशन किसकी वजह से होती है भाई, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर वहां पर होगी, ये याद रखना। एक्सलेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब ये मत बोलना कि एक्सीलरेटेड मोशन क्या होती है, ये हमने पीछे वाले एग्जाम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि सर सैटेलाइट तो हमारे चारों तरफ घूम रही है बिना किसी मदद से, ठीक है, तो वो भी एक एक्सीलरेटेड मोशन है, लेकिन आपने हमें कहा कि एक्सीलरेटेड मोशन हमेशा होती है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, हमारी सैटेलाइट और हम अर्थ, अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ इन एक्सीलरेटेड मोशन। हमारे जो सैटेलाइट है वो घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, वेदर इट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, ये हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। फोर्स कौन सी है, कहां पर है, हमने बात की ना, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, तो किस फोर्स की वजह से ये सैटेलाइट घूम रहे हैं, बताओ। यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा, ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स की बात की, और स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं सेलेस्टिकल बॉडीज की, ठीक है, अब हम सन के चारों तरफ हैं, अदर प्लैनेट्स भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हम हैं, और प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है, तो ये मुझे बताओ ये एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, नेम ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इन पर्टिकुलर पॉइंट, जो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब सैटेलाइट हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, क्यों, उनका क्या पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा, बताओ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कौन सी है जो चाहिए। अब घड़ी की सुइयों की बात करें, यहाँ तो भाई सेल है अंदर, वो दे रहा है फोर्स इसको, इसलिए वो घुमा रहा है गोल। नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलग कॉन्सेप्ट, मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, कौन है वो, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बताओ। नाम आपने ठीक बोला है, लेकिन मैं उसका ना कॉज पूछ रहा हूँ, है कौन, घुमा कौन रहा है। अब जैसे मैं ना इसको, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं किसी को गोल घुमाता हूँ ना, तो देर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो गोल घूम रहा है, लेकिन कॉज तो मैं था पीछे। तो ये याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही मेन रीजन है, ठीक है, ये जीएफ ही मेन रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बांधे रखने के, एक समय एक टाइम तक एक डिस्टेंस तक ये हमें अंदर खींचता है, उस डिस्टेंस से बाहर जाने पर फिर हमें गोल घुमाने लगता है, फिर उसके भी बाहर डिस्टेंस पे चले गए, देन फिर हम इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से छूट जाएंगे, वो किसी दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स में जाएंगे। तो मैं इसी की मैं बात कर रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि हम कैसे घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई मेजरली ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है हमें घुमाने के लिए, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो हमारे सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से घूमते हैं। अब यहीं पे ना, जैसे आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पूरा चैप्टर है। अब जैसे अर्थ के ऊपर, जो समंदर है वहां पे टाइड्स बनते हैं, हाउ मेनी टाइड्स इन अ डे, कितनी टाइड बनती है एक दिन में, किसके वजह से, भाई वो सन की ग्रेविटेशन फोर्स और मून की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमारी टाइड्स बनती हैं समंदर में। अभी बता दो, हाउ मेनी टाइड्स इन अ डे, एक दिन में कितनी टाइड्स बनती हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, दो दो तीन तीन चार चार बार। फिर पता नहीं उस समय जब मैं चैप्टर में आऊंगा ये क्वेश्चन, उस टाइम याद आएगा कि नहीं आएगा। अभी बता, हाउ मेनी टाइड्स इन अ डे, एक दिन में कितनी टाइड्स बनती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे जो समुद्र है उस पे कितनी टाइड्स बनती हैं एक दिन में, पता करना इसके बारे में।
ठीक है। अब फिर बाद में देखेंगे, जिस दिन चैप्टर डिस्कस करेंगे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो भाई वापिस आ जाओ ना यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थे, इनर्शिया में बारे में हो गया। फर्स्ट लॉ से ही मैंने एक बात आपको बताई कि अगर यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में जाना है, कोई फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर हमें गोल घूमना है तो वहां पर हमें एक्सलेटेड मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, दो टाइड्स नहीं बनती, देयर आर फोर टाइड्स इन अ डे, याद रखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। हम सभी दो पढ़ा हुआ है हमने, और ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है, क्योंकि हमें लगता है हम तो ठीक करके आए। देयर इज नॉट टू टाइड्स, दो हाई टाइड होते हैं, दो लो टाइड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइड्स इन अ डे 24 घंटे में चार बनती हैं, इस बात का याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा था, क्योंकि क्या होगा, अब इससे ना ये पक्का आपको याद हो जाएगा, अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। देर इज अ टू हाई टाइड, देर इज अ टू लो टाइड, याद रखना। चलो भाई, यहां तक हम आ गए फर्स्ट लॉ मोशन के ऊपर। इसका तीसरा लॉ, तीसरे लॉ के मैं की पॉइंट नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो अभी हमने पढ़ा, और उसके बहुत ज्यादा है भी नहीं, सिंपल सा है। वहां से बस सिर्फ एक हिस्सा याद रखना है आपने, जो मैंने आपको बोला, किसका, ये नेक्स्ट की पॉइंट वी का, दैट इज M1 V1 बटे कैपिटल M1। ठीक है, क्या है ये आप अच्छे से बखूबी जानते हैं कि ये मैंने क्या लिखा, विद नेगेटिव, माफी चाहूंगा, है ना। एक सेकंड, ऊपर चला गया थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है। वी, M1 V1 बटे कैपिटल M1, ये है हमारा नेक्स्ट की पॉइंट। ये है क्या, ये आप अच्छे से जानते हैं, विद नेगेटिव साइन। द नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट अस, क्या है नेगेटिव साइन, कि दिस इज अ रिक्वायल, दिस इज अ रिक्वायल। और यहाँ पर याद रखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार बनता है, कि रॉकेट का उड़ना और जेट इंजन ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे याद कर वर्क करते हैं, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करते हैं, ये याद रखना आपने। ठीक है, चलो, और एक सेकंड दीजिएगा मुझे, यहाँ पे हमने न्यूटन लिख दिया, याद रखना कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। अब ना थोड़े से और इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखवाऊंगा, बेहद जरूरी है, उनको भी नोट करना। कितने हो गए, मेजरली एक दो, वैसे तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने बड़े बड़े नाम दिए, एक दो तीन, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। चलो अब मैं फिफ्थ से स्टार्ट करता हूँ, बाकी ऐसे तो ये 35-40 हो गए होंगे, तो छोटे छोटे काउंट करने हैं। हाँ, अब हमने ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा, लॉ ऑफ इनर्शिया। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज दिस इनर्शिया, ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है, याद रखना, इनर्शिया इज द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया इसलिए मैंने एरो लगा के सिर्फ मास लिखा। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनर्शिया किससे रिलेट करता है, ठीक है, ये इंग्लिश मीनिंग नहीं है, मैंने टैट के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है इनर्शिया का वो लिखा, ये टैट के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है मैंने वो लिखा। ठीक है, मैंने वो लिखा है, इसलिए इनर्शिया सिंपल याद रखना क्या बनता है, मास बनता है, ये पूछा जाता है। एक सेकंड दोस्तों, लाइट ना थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। इनर्शिया मास से रिलेट करता है, या ऐसा आएगा कि इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन, चलो ऐसे लिखो, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, या इनर्शिया इज रिलेटेड टू, याद रखना, मास आपने लिखना है, क्या लिखना है, मास लिखना है। चलो आगे चलो, एक और, अभी हमने लीनियर मोमेंटम की बात की, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की, रिक्वायर्ड वेलोसिटी की बात की, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ गन बिफोर फायरिंग अ बुलेट, ये क्वेश्चन बनता है, टोटल लीनियर, विजिबल है ये, लीनियर को एक वर्ड, मोमेंटम, मोमेंटम विजिबल है, हल्का है ना, विजिबल है ना, यहाँ पे लाइट लगी है तो इसलिए हल्का सा ब्राइटनेस ज्यादा है, एक सेकंड, अब विजिबल है, ठीक है। क्या कहा मैंने, टोटल लीनियर मोमेंटम of a gun before firing a bullet, firing a bullet, it is equal to, याद रखना, जीरो होता है, क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना, टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इस चैप्टर को बिलोंग करते हैं। उसके बाद वर्किंग ऑफ जेट इंजन, वो मैं नहीं बोलूंगा अब,
वर्किंग ऑफ रॉकेट बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद अ बुलेट थ्रो वर्टिकली अपवार्ड तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैं सीधा लिखता हूं मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट इट इज इक्वल टू ये भी जीरो। अब ये मत बोलना मोमेंटम कौन सा, भाई जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है, ये की पॉइंट लिख रहा हूं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, किसका हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे हर कहीं नहीं, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका तो उसका हाईएस्ट पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट देखना, एक नेक्स्ट पॉइंट देखना, वो मैं आपसे पूछूंगा। हम वॉक करते हैं ना, किसकी वजह से वॉक करते हैं हम, अभी हमने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अभी जब हम आगे जाएंगे और आपके मन में ये भी होगा कि सर हम अच्छे से वॉक कर लेते हैं, अगर वहां पे रास्ता अगर मतलब खुरदरा हो, अगर स्लिपरी रास्ता हो, तो हम वहां पे अच्छे से वॉक नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैं स्लिपरी बोलूंगा, क्या मन में आया, फ्रिक्शन, यस और नो। जैसे ही मैंने स्लिपरी बोला, क्या फ्रिक्शन मन में आया सभी के, ठीक है, नो डाउट फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर। अगर मान लो ऑप्शन में फ्रिक्शन ही नहीं आया, कि हम स्लिपरी रोड पे अच्छे से नहीं चल पाते, आप बोलोगे ड्यू टू द लेस फ्रिक्शन, ऑप्शन में ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो याद रखना न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर भी डिपेंड करता है स्लिपरी रास्ते पर अच्छे से ना चल पाना। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो वही की पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में फ्रिक्शन का भी बताऊंगा, क्योंकि लेस फ्रिक्शन होता है, स्लिपरी हो गया, हम चल नहीं पाएंगे। तो लिखना कि न्यूटन थर्ड लॉ का क्या रोल यहां पर है। इट इज डिफिकल्ट टू walk on slippery road. It is difficult to walk on slippery road. क्यों? Because both action and reaction reduces. एक्शन और रिएक्शन जो है वहां पर रिड्यूस होते हैं। ये केस बताया मैंने कब के लिए, जब ऑप्शन में फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं किया होगा। अगर वो किया होगा देन तो आप पकड़ लोगे, झट से पकड़ लोगे कि फ्रिक्शन कम है। मान लो वो ऑप्शन था ही नहीं, तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ पे आ जाना है कि भाई अगर एक्शन और रिएक्शन प्रॉपर नहीं है ना, तो भी हम स्लिपरी रोड पे नहीं चल पाते। स्लिपरी रोड पर हमें रिएक्शन नहीं मिलता, ना ही हम एक्शन। देखना आप, जब भी आप स्लिपरी रोड पे आएंगे ना, आप कुछ हल्के से पाँव रखते हो, आप कॉन्फिडेंट ऐसे पाँव नहीं रखते। ऐसे रखा तो आप हो गए स्लिप। कुछ हल्का सा पाँव रखते हैं, ना तो एक्शन प्रॉपर जाता है, ना तो उसका रिएक्शन प्रॉपर मिलता है। इसलिए स्लिपरी रोड पर हमें कठिनाई होती है चलने में। तो ये भी आंसर है कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शन रिड्यूस वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक और पॉइंट लिखो, मैं आपको बोलूं किसी ऑब्जेक्ट का ना मास डबल हो गया, एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, एक्सेलेरेशन का मास के साथ क्या लेना देना। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि फोर्स इज कांस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगी है, सेम फोर्स है, मास अगर मान लो ज्यादा है, मास डबल कर दिया, एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो देखो कहां से निकालूंगा, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास हो गया फोर्स बटे एक्सेलेरेशन। यहां से आप क्या देख रहे हैं, अगर फोर्स सेम है, अगर फोर्स सेम है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन। अगर मास डबल हो गया, एक्सलेशन आधी हो जाएगी। मास डबल, एक्सलेशन हाफ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास दो गुना हो गया, हमारी एक्सलेशन हाफ होगी। ऐसे क्वेश्चन टू द पॉइंट डायरेक्ट बनते हैं। व्हेन द फोर्स इज सेम, मास इज डबल, बताओ एक्सलेशन इज 2 टाइम 1/2 4 टाइम, नन ऑफ द अबव, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केस में अगर ये नहीं पड़ा होता ना, हम लिख के आते कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन व्हेन द फोर्स इज सेम। अगर फोर्स बराबर है तो मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास दो गुना हो गया, एक्सेलरेशन आधी हो जाएगी। मास 4 गुना हो गया, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेलरेशन निकालो यहाँ पे, इनवर्सली है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी आपने लिखना है। ठीक, अभी मैंने एक यहाँ पे बताया कि इनर्शिया रिलेट करता है मास को, तो यहाँ से पता क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक 2 kg का सामान है, एक 4 kg का सामान है, बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा। अब हम फिर से फंस जाएंगे,
अब हम फिर से फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि हमने भाई डीप डाउन पढ़ा ही नहीं, है ना? देखो बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको बोल रहा हूँ एक 2 kg का है, एक 4 kg का डंबल है। एक 2 kg का, एक चार, और ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं हमें। एक 2 kg का डंबल, एक 4 kg का डंबल। मैं आपसे पूछूंगा बताओ किसका इनर्सिया ज्यादा। अब आप बोलोगे पढ़ा तो था इनर्सिया, न्यूटन का पहला लॉ इनर्सिया, ये क्या पूछ लिया? इसलिए तो बोला इनर्सिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन मास, इनर्सिया डिपेंड अपॉन मास। मोर विल विद द मास, मोर विल विद द इनर्सिया। ये चीजें याद रखना। मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इनर्सिया। तो आपके ना अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इनर्सिया को भी इंक्रीज कर रहा हूँ, मास को भी इंक्रीज कर रहा हूँ, कि मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इनर्सिया। तो किसका इनर्सिया ज्यादा होगा? 4 kg का इनर्सिया ज्यादा होगा। समझ गई ये मेरी बात? किसका इनर्सिया ज्यादा होगा? 4 kg का इनर्सिया ज्यादा होगा। मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इनर्सिया, या ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्सिया। मोर मास मोर इनर्सिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे बताता हूँ। हमने ना पहले टाइम दिन जिस दिन बैलेंस फोर्स की बात की थी, वहां पे हमने कहा था कि भाई बैलेंस फोर्स होते हैं जैसे इस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, ना तो अभी ये मोशन में आएगा, ना तो अभी ये हमारे किस में आएगा, रेस्ट, मतलब जहां पे मैंने रखा वहां पे रखा, या इसका जो वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो जीरो होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं क्या बैलेंस फोर्स चेंज कर सकती है शेप ऑफ अ बॉडी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो फिर वो बोलना यस। ये एक नेगेटिव उल्टा पॉइंट आता है। इज बैलेंस फोर्स चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी? यस, बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकती है, वो उसकी जगह नहीं बदल सकती। वो मोशन रेस्ट में है तो वो उसको उसी जगह, मतलब जैसे ना ये मैंने पकड़ा, तो देखो बैलेंस कर दी सारी की सारी फोर्स मैंने यहाँ पे, ना तो ये नीचे जा रहा, ना तो ऊपर जा रहा। अगर ये रबड़ का होता तो मैं इसको पिचका देता, है वो एक जगह पे। Is balance force change the shape of a body? Yes. Yes. Balance force can change shape of body. ये याद रखना। इसका एक एग्जाम्पल रबड़ बॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि रबड़ बॉल का साइज चेंज किया है, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो है, तो कौन सी फोर्स है, तो अनबैलेंस मत कर देना। वो भी हो सकती है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स आल्सो चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। अब अनबैलेंस फोर्स, यस अनबैलेंस तो कर सकती ही है, अनबैलेंस तो कर सकती ही है। बस याद रखना बैलेंस फोर्स के लिए रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होता है, और ये ना पोजीशन वही रहेगी, लेकिन शेप और साइज को बदल सकती है। मैंने सिर्फ शेप लिखा, शेप के साथ ऑब्लिक में साइज भी कर दो, ठीक है? शेप के साथ यहाँ पे साइज भी कर दो, कि साइज को भी ये चेंज कर सकती है। अब जैसे एग्जांपल, रबड़ बॉल कैन कंप्रेस, इट इज ड्यू टू, तो सबसे पहला ऑप्शन बैलेंस फोर्स करना, आंसर इज द बैलेंस फोर्स। ठीक है। अब अंतिम की पॉइंट कहां पे है, जगह कहां पे लिखूं? इस हिस्से में लिख रहा हूं, है ना? इस पॉइंट पे लिख रहा हूं। लास्ट के पॉइंट है 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात करते हो, अब कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो? फोर्स पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, 1 न्यूटन किसके बराबर होती है? व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, क्या करोगे? तो अब ध्यान से सुनो। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस एक्सलरेशन, प्रोड्यूस एक्सलरेशन। 1 न्यूटन फोर्स मतलब प्रोड्यूस एक्सलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेशन प्रोड्यूस करना कितनी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, इन बॉडी ऑफ, इन बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेशन प्रोड्यूस करना, ये होता है इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे पेज का चाहे, फिर मुझे उसके बाद यस टाइप करना कि हाँ भाई हमने लिख दिया। मैं हट रहा हूं स्क्रीन से।
लिख बैठेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले बैठेंगे तो यस टाइप कर देना। तभी कर देना है ना, ऐसा मत देखना कि अदर एस्पिरेंट्स कर देंगे। चलो ठीक है। नहीं लिखा होगा अब देन तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये था आपका चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ से भी 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और हर एग्जाम में बनते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 दिन की थ्योरी के बाद हम तीसरे दिन उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो कल की क्लास डेडिकेटेड आपको रहेगी। इज दैट क्लियर? कल सभी के सभी आंसर आप करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल आपके साथ नई क्लासेस में। लेकिन कंटेंट यही होगा, अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।